हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीसी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज 44 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज 45 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज के प्रश्न पेपर 2 इथिक्स प्लस में राजस्थान की ज्योग्राफी उससे रिलेटेड प्रश्न है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट इथिक्स में। आज हम अधिकतर प्रश्नों को 100 वर्ड्स यानी 10 मार्क्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न गांधी जी के नीति शास्त्र से रिलेटेड है। गांधी जी की नीति शास्त्र क्लियरली आरएस मींस में दिया हुआ है। जो पेपर 2 है नीति शास्त्र, उसके अंदर प्रश्न है गांधी के नीति शास्त्र के प्रमुख बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। गांधी जी के नीति शास्त्र के प्रमुख बिंदुओं की व्याख्या करनी है। तो गांधी जी का नीति शास्त्र जितना आप जानते हैं वो सब कुछ यहाँ पर लिख डालना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो 100 वर्ड्स यानी 10 मार्क्स का है। तो मैक्सिमम जितनी चीज़ें आप गांधी जी के बारे में जानते हैं, गांधी जी के जितने भी सिद्धांत हैं, आप सारे यहाँ पर लिख दीजिए। तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले है सर्वोदय। सर्वोदय सभी का उदय, इसका अर्थ है सभी का उदय। उसके लिए गांधी जी बोलते हैं समाज के सभी वर्गों, गरीब अमीर, स्त्री बच्चे, वंचित वर्ग, सभी का सभी प्रकार से आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक उदय, इसी को उन्होंने सर्वोदय कहा। सर्वोदय यानी सभी का उदय। सभी से मतलब कौन से हो गए? समाज के सभी वर्ग, उसमें भी कौन कौन से? गरीब अमीर, स्त्री बच्चे, सभी का सभी प्रकार से आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक उदय ही क्या है? सर्वोदय। इस तरह से आपको लिख डालना है। और अगर सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय अगर 15 to 20 वर्ड्स में पूछ ले तो डेफिनेशन ऐसे कैसे ये लिख डालनी है। ओके, तो मैं दोनों बताते चल रही हूँ, 20 वर्ड्स का और 100 वर्ड्स। और कुछ अगर आएगा 50 वर्ड्स में, जैसे ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ये 50 वर्ड्स में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है और 100 वर्ड्स में तो पूछा ही जा रहा है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत आर्थिक भेदभाव एवं आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु प्रमुख सिद्धांत। आर्थिक भेदभाव एवं आर्थिक न्याय यानी आर्थिक भेदभाव को समाप्त करता है और आर्थिक न्याय की स्थापना करता है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इसमें क्या बताते हैं गांधी जी? पूंजीपति वर्ग को अपनी संपत्ति के उतने ही भाग का उपभोग करना चाहिए जितनी उसको जरूरत हो। शेष का संरक्षक बनकर समाज सेवा करनी चाहिए। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं, गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बोलते थे कि आर्थिक भेदभाव की समाप्ति हो, आर्थिक न्याय की स्थापना हो। और आर्थिक न्याय की स्थापना क्यों कैसे होगी? कि पूंजीपति वर्ग जो है वो अपनी संपत्ति का उतना ही भाग रखे जितने की उनको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह ना करे। जितनी भी बाकी संपत्ति जो बच गई है, शेष उसको संरक्षक बनकर समाज सेवा में लगा देनी चाहिए। जिसको जरूरत है, यानी गरीब को जरूरत है तो समाज को ध्यान कर देना चाहिए। इस तरह से ट्रस्टीशिप सिद्धांत वर्क करता है। तीसरा उनका विचार था राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार क्या थे उनके? राज्य के क्षय के समर्थक, कि राज्य होना ही नहीं चाहिए क्योंकि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र नैतिक विकास में बाधक बनता है। स्वराज के समर्थक थे एवं विकेंद्रीकरण के समर्थक, बल्कि राज्य के बजाय ये स्वराज के समर्थक थे, यानी स्वराज्य होना चाहिए और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्हीं की बदौलत जो है पंचायती राज में जो विकेंद्रीकरण है वो आया। ओके, राज्य के क्षय के समर्थक क्योंकि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र नैतिक विकास में बाधक, स्वराज के समर्थक एवं विकेंद्रीकरण के समर्थक। नेक्स्ट है धर्म पर विचार। अब इनके धर्म पर विचार क्या थे? धर्म पर विचार ये थे धर्मयुक्त राजनीति के समर्थक, लेकिन यहाँ धर्म का आशय दया, करुणा, प्रेम, सदाचार व अन्य नैतिक नियमों से है। अब यहाँ पर भी धर्म आप देख सकते हैं, धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म के ऊपर विचार ये थे कि धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए, लेकिन धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म में मुझे दया, करुणा, प्रेम, सदाचार, नैतिकता, ये सारे नियम इसमें समाहित होने चाहिए, तभी वो धर्मयुक्त राजनीति मानी जाएगी। नेक्स्ट उनके साधन साध्य संबंधी विचार क्या थे? दोनों ही पवित्र है, दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, यानी जितनी वैल्यू साधन और साधन की है उतनी वैल्यू साध्य की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक के प्रभाव से दूसरा दूषित हो जाता है। गांधी जी मानते थे कि अगर साधन कितने ही अच्छे ले लिए जाए, लेकिन अगर साध्य हमारा अच्छा नहीं है तो दोनों अपवित्र हो जाते हैं। या फिर हम बोले कि अगर साध्य हम अच्छा ले लें और साधन जो है वो गलत प्रयोग कर लें, गलत चीज़ों का प्रयोग करके हम साध्य को प्राप्त करें, तो भी आपका साध्य जो है वो गलत माना जाएगा। यानी दोनों ही पवित्र होने चाहिए और दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, तभी साध्य और साधन की सार्थकता है। नेक्स्ट उनका विचार था स्वराज्य पर। स्वराज्य तो हमने बता ही दिया, जैसे कि वो राज्य के क्या थे? क्षय के समर्थक थे, यानी राज्य होना ही नहीं चाहिए क्योंकि राज्य व्यक्ति के
स्वतंत्र नैतिक विकास में बाधक बनता है, लेकिन वो रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। स्वराज पर विचार, विदेश सत्ता से मुक्ति न होकर सभी प्रकार के बाह्य नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों से मुक्ति। यहाँ स्वराज का आशय आत्मशासन एवं आत्मनियंत्रण है। अब ये बोलते थे कि स्वराज्य पर क्या बोलते थे कि विदेश सत्ता से मुक्ति न होकर सभी प्रकार के जितने भी बाह्य नियंत्रण और प्रतिबंध है उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए, और उसमें भी क्या है, आत्मशासन और आत्मनियंत्रण समाहित होना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी के नीतिशास्त्र के प्रमुख विचार हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको और भी विचार पड़ता है और आप अगर प्रश्न जो है ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है तो और भी आप कोमा बना के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर भी डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न पर। अमर्त्य सेन के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। अब ये 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है। अब हमारे टॉपिक भी है समाज सुधारक इथिक्स में, तो उसमें अमर्त्य सेन का योगदान भी है, तो अमर्त्य सेन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा पेपर फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है अमर्त्य सेन जी को। ओके, तो अमर्त्य सेन को तो हमें पढ़ना ही है। उत्तर को किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। जन्म इनका हुआ है 1933 में इनका जन्म हुआ। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन सिद्धांत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला? 1998 में। वो भी कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन सिद्धांत, इन्होंने सामाजिक चयन का सिद्धांत दिया था, उसमें योगदान करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला 1998 में। ओके, और फिर 1999 में इनको भारत रत्न मिल गया, नेक्स्ट ईयर मिल गया, तो याद रख लीजिएगा 1998 में उनको नोबेल, फिर 1999 में भारत रत्न। ओके, अब इनके देखते हैं हम प्रमुख विचार। प्रमुख विचार ये है, अमर्त्य सेन के अनुसार विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि है। उनके अनुसार विकास क्या है? जीवन की गुणवत्ता, उसमें सुधार करना है, और मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि, यानी दोनों ही, मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है, साथ ही जीवन जो है मनुष्य का उसकी गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है, तभी माना जाएगा विकास। यहाँ स्वतंत्रता को विकास की कसौटी माना गया है। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता क्या है? विकास की कसौटी है, कि विकास, स्वतंत्रता मिलेगी तभी क्या होगा? विकास माना जाएगा। साथ में जीवन की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। इसी क्रम में स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी क्रम में स्वतंत्रता का संरक्षण देना और उसको प्रोत्साहन करना, इसी पर विशेष बल अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया है। तो उनके विचार स्वतंत्रता से रिलेटेड काफी हो गए, विकास हो गया, स्वतंत्रता हो गया, जीवन की गुणवत्ता, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा, इनको जरूर लिख के आइएगा। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार स्वतंत्रता न केवल विकास का अंतिम लक्ष्य है बल्कि विकास का प्रमुख साधन। इस प्रकार यहाँ विकास के साधन एवं साध्य दोनों रूपों में स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है। वापस से देख लेते हैं। अमर्त्य सेन जी के अनुसार क्या था? स्वतंत्रता न केवल विकास का अंतिम लक्ष्य है, कि विकास जो है उसका अंतिम लक्ष्य ये है कि हमें स्वतंत्रता पानी है, वह स्वतंत्रता मिलनी है, लेकिन विकास का प्रमुख साधन भी इस प्रकार का होना चाहिए कि विकास के साधन और साध्य दोनों रूपों में स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाए, यानी साध्य और साधन दोनों में स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंट उन्होंने बना दिया। इन्होंने स्वतंत्रता के दो रूप भी बताए। दो रूपों में उन्होंने क्या बताया? साधनकारी स्वतंत्रता और एक सारभूत स्वतंत्रता। देख लेते हैं कि दोनों स्वतंत्रताएं क्या है, साधनकारी और सारभूत। साधनकारी स्वतंत्रता लोगों को मनोवांछित जीवन यापन के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मदद करती है। अब साधनकारी स्वतंत्रता क्या कहती है? कि लोगों को मनोवांछित, यानी कि उनको जैसा जीवन जीना है, जैसा जीवन यापन करना है, उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? मदद करती है, समर्थन करती है। यह स्वतंत्रता राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक, सामाजिक, सुअवसर, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था एवं पारदर्शिता को बढ़ाती है। अब ये स्वतंत्रता क्या करती है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये तो तीनों आप लिख देंगे, फिर सुअवसर की समानता, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और पारदर्शिता, इन सभी को बढ़ावा देती है। इन सब से सारभूत स्वतंत्रता साकारित होने लगती है। अब जब हम साधनकारी स्वतंत्रता को अमल में लाते हैं, तभी सारभूत स्वतंत्रता उस जीव पद्धति का चयन कर पाने की क्षमता का विकास करती है। यानी जैसे ही साधनकारी स्वतंत्रता लोगों को मिलने लग जाती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुअवसर, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता, ये सभी लोगों को मिल जाती है, तभी क्या होता है? सारभूत स्वतंत्रता साकारित होने लग जाती है। यानी दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। सारभूत स्वतंत्रता उस जीव पद्धति का चयन कर पाने की क्षमता का होना है जिसे व्यक्ति मूल्यवान मानता है। यानी व्यक्ति जिस चीज को मूल्यवान मानता है, चाहे वो स्वतंत्रता हो, सामाजिक अवसर हो, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हो, पारदर्शिता हो, अगर उसमें से किसी का जीवन पद्धति का चयन करने के लिए उसमें कोई क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी है, और व्यक्ति उसको मूल्यवान मानता भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सारभूत स्वतंत्रता। ओके,
तो इस तरह से आप ये प्रश्न लिख के आ सकते हैं। इसके अलावा अमर्त्य सेन के बारे में और भी लिख सकते हैं आप, उन्होंने गरीबी पर कुछ विचार दिए हैं, उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खनन उद्योग की विशेषता, समस्या एवं उनके समाधान लिखिए। ठीक है, उसमें खनन उद्योग की विशेषता, विशेष समस्या एवं उनके समाधान, सॉरी यहाँ पर विशेषता नहीं है, विशेष समस्या है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं समस्या क्या है, देखते हैं। राजस्थान में अनेक, ये भी 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में। राजस्थान में अनेक खनिज पाए जाते हैं लेकिन उनका क्षेत्रीय वितरण असमान है। जैसे दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग खनिजों के धनी क्षेत्र है लेकिन उत्तरी भाग में खनिज कम पाए जाते हैं। तो एक समस्या क्या हो गई कि राजस्थान में खनिज तो बहुत सारे पाए जाते हैं लेकिन उनका क्षेत्रीय वितरण, लगभग 81 टाइप के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं लेकिन उनका क्षेत्रीय वितरण क्या है, असमान है, कि कहीं तो खनिज ज़्यादा है और कहीं खनिज कम है। तो हम बात करें जैसे दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उनमें खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिजों के धनी क्षेत्र है, लेकिन उत्तरी भाग में खनिज बिल्कुल ही कम है। तो दक्षिणी यानी ये जो हमारा दक्कन का एरिया है, कोटा, बारा, झालावाड़, अगर हम बात करें दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एरिया में, इसके अलावा बांसवाड़ा हो गया, हमारा डूंगरपुर हो गया, उस एरिया धनी क्षेत्र है। जबकि उत्तरी भाग है हमारा, उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इनमें जो है कम खनिज पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिज पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, या फिर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण खनिज की पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो उत्तरी भाग में तो बहुत ही कम खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में, दूसरा हम बात करें, राजस्थान में ईंधन व लोह धात्विक खनिजों की कमी है। राजस्थान में ईंधन से रिलेटेड और लोह धात्विक खनिज है उनकी भी कमी है, तो ये भी एक समस्या है। तीसरा है, राजस्थान में कुछ धात्विक खनिजों के पर्याप्त भंडार है लेकिन उनका असमान वितरण भी है। अब कुछ धात्विक खनिजों के पर्याप्त भंडार है लेकिन उनका वितरण ही असमान है, तो प्रॉपर तरीके से नहीं है। राजस्थान में परिवहन के अभाव में कुछ खनिजों का दोहन उचित तरीके से नहीं होता है। अब परिवहन की कमी भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम की कमी है, तो उससे क्या है, कुछ खनिजों का दोहन ही उचित तरीके से नहीं हो पाता है। अतः परिवहन के साधनों का विकास करना अनिवार्य है। यहाँ पर हमने सोल्यूशन भी दे दिया कि परिवहन के साधनों का विकास भी किया जाए। राज्य में खनन कार्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत शक्तियों के पास नहीं है, इसी कारण नवीन तकनीकों का प्रयोग पुराने तरीके से किया जाता है। अब खनन जो है वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत शक्तियों के पास नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, नवीन तकनीकी का प्रयोग पुराने तरीके से किया जाता है। जो नवीन तकनीक का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा आपूर्ति की कमी एवं खानों में मशीनों के द्वारा खनन का न होना। इन दोनों समस्याओं के कारण अभ्रक का खनन प्रभावित होता है। ऊर्जा आपूर्ति की कमी भी हो गई, साथ में क्या है, खानों में मशीनों के द्वारा खनन न होना, वो भी नहीं होता। इन दोनों समस्याओं के कारण क्या होता है, अभ्रक का खनन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मशीनों से क्या होता है, खनन जल्दी भी होता है, इसके अलावा प्रॉपर तरीके से भी हो पाता है। ऊंची दर पर रेल द्वारा भाड़ा वसूल करना, जिससे खनन प्रभावित होता है। ऊंची दर पर रेल द्वारा भाड़ा वसूल करना और जिससे खनन प्रभावित होता है। अब ऊंची दर पर अगर रेल भाड़ा वसूल करे जाएंगे तो इससे क्या होगा, खनन क्षेत्र भी प्रभावित हो गया। नेक्स्ट है, श्रमिकों का अभाव है, अतः प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता भी है। एक तो मशीनों के द्वारा भी खनन नहीं होता, उसके अलावा जो श्रमिक है वो भी ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो उनको प्रशिक्षण भी नहीं मिल पाता है। तो अगर श्रमिक मिल जाता है तो उनको प्रशिक्षण भी प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो इस समस्या का हल हम कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें कि समस्या तो हमने बता दी, लेकिन समाधान क्या करें। अब स्लाइड्स जो है काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो मैं इसमें समाधान जो है इनमें से जो हम समस्याएं हैं उसी में से आप निकालकर समाधान भी लिख सकते हैं। समाधान किस तरह से लिखेंगे कि राजस्थान में जो खनिजों का असमान वितरण है उनकी पहचान कर जिस एरिया में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें दोहन अधिक हो, प्लस में इतना अधिक दोहन भी ना हो कि हमारी जो ज़मीन है उसको नुकसान पहुंचे। प्रॉपर तरीके से खनन जो है वो किया जाए। इसके अलावा राजस्थान में ईंधन व लोह धात्विक खनिजों की कमी है, तो नए भंडार जो है वो खोजे जाए कि जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, जो आर्कियोलॉजी पुरातात्विक विभाग है वो सर्च करे कि कहाँ कहाँ खनिज हो सकते हैं, तो और रिसर्च जो है बढ़ाई जाए। इसके अलावा राजस्थान में कुछ धात्विक खनिजों के पर्याप्त भंडार है लेकिन उनका असमान वितरण भी है, इस पर भी वर्क किया जाए। राजस्थान में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है तो उसका विकास भी किया जाए। और खनन कार्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत शक्तियों के पास नहीं है, तो ऐसा एक सिस्टम विकसित किया जाए कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी हो और नवीन तकनीकों का प्रयोग जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति की कमी है, तो ऊर्जा आपूर्ति की कमी को सुधारा जाए और ऊर्जा आपूर्ति की में वृद्धि की जाए। मशीनों का प्रयोग जो है वो खानों में किया जाए जिससे खनन जो है वो ईजी तरीके से हो और अभ्रक का खनन भी संभव हो पाए।
ऊंची दर पर रेल भाड़ा जो है उसको ऊंची दर को कम किया जाए, रेल भाड़ा जो है वो कम किया जाए, जिससे क्या होगा, खनन प्रभावित नहीं होगा। खनिजों का अभाव है तो श्रमिकों का अभाव है तो श्रमिक जो है बढ़ाए जाए, साथ ही उनका ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से भी किया जाए, क्योंकि उनका ट्रेनिंग और प्लस में श्रमिकों को बीमा सुरक्षा या फिर जितना भी खनन से रिलेटेड उनको कोई इशू होता है तो उसको उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर कोई भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, ये कहीं ना कहीं किया जाए। इसके अलावा खनिजों में जो काम करते हैं उनको सिलिकोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है, तो वो बीमारी जो है उससे भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, जिससे क्या होगा, खनिजों में डर नहीं होगा और श्रमिकों में डर नहीं होगा और श्रमिक अधिक से अधिक काम करने के लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। ये इन सभी पे वर्क किया जाए तो राजस्थान में खनन उद्योग की समस्याओं पर समाधान हो सकता है। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।